Hello everyone, welcome back to Bradhi Classes. Today we are bring a new series of English pedagogy. This is the first session of English pedagogy, so I hope you will enjoy this session. And आज बात करने वाले हैं हम इंग्लिश पेडागोजी की. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेशन ये जो है. और एमपीटेट सीटेट में जो है इंग्लिश पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं, दीज आर बेसिकली to the point. We can say that they are directly asked from the theory. So you have, if you know the principles and theory of the English pedagogy, you can crack the questions easily. And as you know that English pedagogy comprises 15 questions in out of 30, so it is a very useful part for you, because rest 15 marks you can score by doing passage. Okay, so it is more important that you have to cover 15 marks that comes from English pedagogies. Let's start. Today we are discussing principle of language teaching English. Okay, and this lesson is prepared by my whole team, Bradhi Classes team, and they help very much to prepare this series. So hope you understand. Like, share and subscribe my channel and share in your friends so they can be very fruitful, or they can get the profit of this session. First one is a language. What is language? So first we have to make the understanding about, or we have to make the understanding about the meaning of language कि language है क्या. तो बेसिकली लैंग्वेज जो है हम कह सकते हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में और सबके अपने अपने थॉट्स हैं, अपने अपने इमोशंस हैं, और सबका अपना अपना कह सकते हैं कि एक वे ऑफ लर्निंग है, या कह सकते हैं वे ऑफ बिहेविंग है. तो उन सारी चीज़ों को समझने के लिए, टू मेक द अंडरस्टैंडिंग अबाउट थॉट्स, इमोशंस, वी हैव टू कनेक्ट इमोशंस एंड थॉट्स बाय अ टूल. मतलब जो हमारे इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, उनको हमें एक टूल से जो है लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किसके इमोशंस क्या हैं ये हमें तब तक नहीं पता लग सकते जब तक वो उसको एक्सप्रेस ना करें. ठीक है ना. तो किसी के भी विचार या थॉट्स या फीलिंग्स है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए एक टूल की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट टूल इज़ लैंग्वेज. उस टूल को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं. और लैंग्वेज जो है हमारी लाइफ का एसेंशियल पार्ट है, हमारी लर्निंग का एसेंशियल पार्ट है, हमारी डेली लाइफ का जो है एसेंशियल पार्ट है. इसके बिना हम कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सपोज you are in a foreign country and you don't know about the French language, so you couldn't be able to speak with the French people. तो उस टाइम क्या होगा कि आप जो है फ्रेंच पीपल के साथ बात करने में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि आपको फ्रेंच आपकी लैंग्वेज नहीं है. सपोज यू आर फ्रॉम इंडिया और अदर कंट्री, सो यू विल हैव द कमांड ऑन दैट लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. तो अब क्या होगा कि आप उस पर्टिकुलर कंट्री की लैंग्वेज जानते हैं और उस कंट्री की लैंग्वेज तो आप जानते नहीं हैं. तो आपको जो है लैंग्वेज सीखना पड़ेगा. मतलब किसी के भी थॉट्स, इमोशंस, आइडियाज़ को समझने के लिए लैंग्वेज जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल है. यहाँ पे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं. तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सिंपली. पहला तो ये है कि ये जो लैंग्वेज होती है, इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन, और वी कैन से दैट इज़ इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब विदाउट लैंग्वेज आप जो है लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते. जिस तरीके से इंग्लिश जो है यूनिवर्सल कम्युनिकेशन के लिए एक कह सकते हैं अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है. दुनिया में आपको किसी से भी बातचीत करनी है तो आप जो है इंग्लिश के थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. सेकेंड वन इज़ अ लैंग्वेज, इट इज़ सिम्बलिक एंड डायनामिक. देखिए कोई भी जो लैंग्वेज होती है वो उसमें बहुत सारे सिम्बल्स होते हैं. जैसे अगर इंग्लिश का हम बात करें तो उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, उसके हम सिम्बल्स भी बोल सकते हैं उनको. और डायनामिक होती है, मतलब ये क्या होती है, टाइम के साथ चेंज भी होती रहती है. जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले एक वर्ड हुआ करता था जिसको हम मैडम आज बोलते हैं या मैम बोलते हैं. एक्चुअली दिस इज़ अ वर्ड मादाम, एंड विच इज़ कम फ्रॉम रशिया. ये जो वर्ड है मादाम था एक्चुअल में, और रशिया से आया था. मादाम मतलब होता था अपनी वाइफ को जो है लोग मादाम बोलते थे. ओके, फिर ये वर्ड जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि हम डायनामिक हुआ और मादाम को फिर मैडम कहने लगे. ठीक है, फिर मैडम भी वर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, या कह सकते हैं बड़ा लग रहा था, तो इसको और डायनामिक बनाया और इसको चेंज करके कर दिया मैम. यहाँ से डी हटा के एक एप्रोस्ट्रॉफी का यूज़ किया और ये वर्ड मैडम से बन गया मैम. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोई भी लैंग्वेज जो है वो सिम्बलिक के साथ साथ डायनेमिक भी होती है, मतलब टाइम के साथ जो है चेंज हो जाती है. नेक्स्ट वन, इट इज़ कॉम्प्लेक्स. कह सकते हैं कोई भी लैंग्वेज है उसका ईजी पार्ट भी होता है और डिफिकल्ट पार्ट भी होता है. ठीक है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला गया है. मतलब कई केसेस में या कई एस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज को सीखना ईजी रहता है, कई एस्पेक्ट में लैंग्वेज को सीखना कठिन रहता है. नेक्स्ट यहाँ पे इट इज़ एर्बिट्रेरी. ये जो है मतलब ऐच्छिक है, मतलब लोगों की इच्छा पर डिपेंड करता है.
if someone like English, then they will have to go for English. If someone like Hindi, they will have to go for Hindi. अगर किसी को इंग्लिश पसंद है तो वो इंग्लिश की तरफ जाएगा, अगर किसी को हिंदी पसंद है तो हिंदी की तरफ जाएगा. तो लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं है, लैंग्वेज किसी पर थोपी नहीं जा सकती, मतलब इम्पोज आप किसी पर नहीं कर सकते. जिसका जो एरोट्री मतलब उसकी जो डिजायर्स है, जो इच्छा है, जिस लैंग्वेज को बोलने की होगी वो बोलेगा. ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग्स. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली 7 प्रिंसिपल्स वी हैव टू डिस्कस देयर. द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एंड ड्रिल. पहला जो प्रिंसिपल है इसको प्रैक्टिस एंड ड्रिल कहते हैं. सेकंड जो है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग. देखिए पहला मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज जो है, जिसको मैंने यहाँ पर बोला है प्रैक्टिस एंड ड्रिल, इसके अंतर्गत आता क्या है इसको समझ लेते हैं जरा, फिर हम डिटेल में भी बात करेंगे इसमें. ओके, देखिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज नाम, मतलब यहाँ इसकी जो नोटेशन है इससे ही पता लग रहा है कि जो चीज़ हम कह सकते हैं लैंग्वेज की एक प्रोसेस जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं यानी प्रैक्टिस करते हैं, देन ड्रिल, और फिर हम उसको अप्लाई करके देखते हैं कि हमने कितना सीखा है. ठीक है, दैट इज अ प्रैक्टिस एंड ड्रिल. सेकंड वन इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग. चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, देखिए पूरी दुनिया में जो है बात हो रही है कि जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए. यानी जो भी चाइल्ड है इट शुड बी इन सेंटर्ड. इट मीन्स दैट द फैसिलेटर, जो भी फैसिलेटर हैं उनको फोकस करना पड़ेगा. टीचर जो है फैसिलेटर हैं आज के टाइम पे उनको, और ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो फैसिलेटर है. तो उसको क्या है, अथॉरिटी को ये सोचना है कि जो भी वो सिलेबस बना रहे हैं या जो भी उनका एक पैटर्न है एजुकेशन का, इट शुड बी फोकस्ड ऑन चाइल्ड, और वी कैन से दैट इट शुड बी स्टूडेंट लर्निंग. मतलब ऐसा सिलेबस होना चाहिए जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट जाए, ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ टीचर इंटरेस्ट ले रहा है, बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है. तो इस टाइप की जो लर्निंग है दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग. थर्ड वन इज अ प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट. ये देखिए लैंग्वेज की बात हो तो उसमें तो ये ज़रूरी है, अदर सब्जेक्ट में भी मोटिवेशन और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. विदाउट मोटिवेशन और इंटरेस्ट जो है कोई भी जो है, चाहे टीचर की हम बात करें या स्टूडेंट के, कोई भी जो उनके टारगेट है उनको अचीव नहीं किया जा सकता है. फोर्थ वन इज अ प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन. हैबिट भी एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि एस्पेक्ट है लैंग्वेज सीखने का. जैसे अगर हम बात करें कि इफ़ यू आर हैबिचुअल इन इंग्लिश, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश और इट इज़ मेक द लैंग्वेज मोर डायनामिक. अगर आप जो है इंग्लिश में हैबिचुअल हैं बोलने के, तो उस चीज़ को आप और बेहतर कर सकते हैं, उसको डायनामिक बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज को. लेकिन अगर आप हैबिचुअल नहीं हैं देन इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम फॉर यू. मतलब तब आपको जो है इंग्लिश सीखने में बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है. फिफ्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच. ओरल अप्रोच मीन्स कह सकते हैं, यहाँ स्पीकिंग की बात की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर हम लैंग्वेज को अपनी बोलचाल की भाषा में, या जो हमारा कम्युनिकेशन है अगर वो हम इंग्लिश में करेंगे तो, या किसी भी लैंग्वेज की हम बात करें तो ऑब्वियसली हम उसमें क्या है परफेक्ट होते जाएंगे. सिक्स्थ वन इज अ कोरिलेशन विद लाइफ. तो देखिए जो भी चीज़ है अगर हम उनको लाइफ से कनेक्ट कर दें, यानी कह सकते हैं कि अगर कहते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अगर आप डेली लाइफ में जो है वो लैंग्वेज यूज़ करने लगते हो तो धीरे धीरे जो है आपकी जो चीज़ें हैं, जो लैंग्वेज है वो इंप्रूव होने लगती है. सेवंथ वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. ये हम पेडागोजी CDP में भी पढ़ चुके हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में. करीब इसके 6 वीडियो मैंने आप बनाए थे यहाँ पर, और जिन्होंने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाके देख लीजिए, काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए. इंडिविजुअल डिफरेंस के करीब 6 पार्ट थे वो. ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस में आपको पता है द पर्सन हैव डिफरेंट एबिलिटीज एंड दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड वी कैन से दैट दे लिव इन अ डिफरेंट एनवायरमेंट, सो दे हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस. मतलब जो लोग हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और कह सकते हैं अलग अलग एनवायरमेंट से हैं, अलग अलग उनका कास्ट है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग उनका लैंग्वेज है. तो इंडिविजुअल डिफरेंस होने की वजह से भी कह सकते हैं कि यहाँ पर लैंग्वेज पर इफेक्ट आता है. सम लर्नर्स आर गुड लर्नर्स सो दे कैन assimilate any language easily, and some learners are slow learners so they cannot attain or get any language easily. मतलब कुछ बच्चे अच्छे होते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं लैंग्वेज को, और कुछ जो है देर में सीख पाते हैं. ये जो रीजन है ये इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से है. और इंडिविजुअल डिफरेंस में बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं. एक आपका कह सकते हैं हेरिडेटरी हो सकता है, और दूसरा जो है आपका एनवायरमेंट की वजह से हो सकता है. सबसे पहला डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ, ये फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल अकॉर्डिंग टू BF स्किनर. देखिए अगर हम बात करें, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल. तो आपको बताना है कि VF स्किनर ने दिया था. एंड द साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एंड ड्रिलिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल और इंपॉर्टेंट पार्ट इन लैंग्वेज टीचिंग. BF स्किनर ने बताया था कि जो प्रैक्टिसिंग है और ड्रिलिंग है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और लैंग्वेज को इससे जो है सीखने में बहुत आसानी होती है. प्रैक्टिस से मतलब ये है कि आपने किसी को अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, ठीक है,
और अल्फ़ाबेट सीखने के बाद अगर वो उसको फिर रिवाइज़ करता है या आपको ओरली बताता है तो वो चीज़ें उसके लिए फिर इजी धीरे धीरे हो जाती है। पहले अल्फ़ाबेट सीखता है, फिर वर्ड्स सीखता है, ठीक है ना, फिर वर्ड्स की साउंडिंग के साथ अच्छा प्रोनाउंसिएशन भी कर लेता है। तो इस तरीके से उसका कह सकते हैं कि लैंग्वेज डेवलप्ड होता जाता है। इसके अलावा देखिए इसमें क्या होता है, एनी लर्नर इफ इट इज़ कंटिन्यूसली एंड रिपीटेडली गेट इम्प्रिंटेड इन चाइल्ड माइंड, मतलब अगर कोई भी बच्चा बार बार किसी चीज़ को सीखता है तो वो चीज़ उसके दिमाग पर छप जाती है। यानी कह सकते हैं कि जब वो बार बार प्रैक्टिस करेगा और ड्रिल करता रहेगा तो वो चीज़ें उसके लिए ईजी हो जाएगी। यहाँ पर एक टर्म आया है TVLT, इसके बारे में समझ लेते हैं जरा क्या होता है TVLT। तो TVLT बेसिकली टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, यानी इसमें क्या होता है कि एक टास्क दे दिया जाता है और फिर जो है लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। जैसे किसी कह सकते हैं कि कोई रोल प्ले करा लिया क्लास में बच्चे 4 बच्चों को और इंग्लिश में हमने कराया, तो उससे क्या होगा कि जो बाकी लर्नर्स हैं उनमें भी मोटिवेशन आएगा, इंटरेस्ट आएगा कि हमें भी इस जो भी कह सकते हैं सॉरी स्किट हो रहा है या ड्रामा हो रहा है मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उससे क्या होता है कि जो कह सकते हैं लैंग्वेज को स्ट्रेंथन मिलता है और लैंग्वेज जो है डेवलप होती जाती है। फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, इसके बारे में मैंने बता दिया, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इट इज़ गिवन बाय कार्ल रोजर्स। आपको पता है, देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूँ, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में एफर्ट्स शुड बी मेड टू हैव अ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास एज फार एज पॉसिबल, मतलब जितना संभव हो सके हमें क्लास को जो है चाइल्ड सेंटर्ड बनाना चाहिए। मतलब जो भी आपका जो भी कह सकते हैं लेसन प्लान है, इट शुड बी सेंटर्ड फॉर द चाइल्ड, मतलब आपके लिए नहीं होना चाहिए, कह सकते हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और उसमें बच्चों को प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसको हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में। तो मैं इसके बारे में आपको बहुत सारा बता चुका हूँ, ठीक है ना। और बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि हर तरीके से बच्चे को आपको है सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने से मतलब ये है कि अगर वो जो है एक बच्चा जो है कह सकते हैं डिसेबल है या वो जल्दी नहीं सीख पाता है या वो अच्छे मार्क्स ला पाता है या नहीं ला पाता है, तो ये सारी जो कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है, ना कि बच्चे की। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसमें भी आपकी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कमी है। आपको ही हर तरीके से जो है रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा उसकी हर एक चीज़ के लिए। मतलब अगर वो अच्छा करता है तो उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल है, अगर अच्छा नहीं करता है तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है बच्चे बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंस शो करते हैं और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम जो है एक ही बच्चे मतलब सारे बच्चों को एक ही छड़ी से नहीं हाँक सकते। कह सकते कि सबके लिए जो है सेम स्टिक का यूज़ नहीं कर सकते, सेम टीचिंग मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें जो है अपनी जो टीचिंग है उसको बहुत ही ज़्यादा कह सकते कि इंगेजिंग बनाना चाहिए, जिससे बच्चे जो है मोटिवेट हो और उसमें जो है एक्टिव लर्नर की जैसे बिहेव करें। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, इट इज़ गिवन बाय अब्राहम मैस्लो, ये अब्राहम मैस्लो ने दिया था। एंड मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, पर्टिकुलरली इन लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। मतलब देखिए पहले तो क्या है कि लर्निंग के लिए ही मोटिवेशन ज़रूरी है। अगर यही क्लियर नहीं है कि लर्निंग किस लिए करना है तब मोटिवेशन नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज के लिए जो है किसी भी लैंग्वेज बाद में आती, पहले उनका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। मोटिवेशन जब क्रिएट होगा लर्निंग के लिए तब जो है वो लैंग्वेज को अपनी डेवलप कर सकते हैं। एंड वी कैन से दैट द इंग्लिश रिसोर्सेज एंड टेक्स्ट बुक्स शुड बी अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। मतलब ऐसे जो भी आपकी टेक्स्ट बुक वगैरह है उसमें इतनी कलरफुल और स्टोरीफुल होनी चाहिए कि और कह सकते हैं बहुत सारी पोएम्स उसमें होनी चाहिए कि बच्चे जो है उसमें इंगेज हो जाएं, उनमें उसमें उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो, तब वो जो है जाकर उससे जो है लर्निंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। इसमें देखिए क्या है, मैं आपको बता दूँ, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन विलियम जेम्स ने दिया था और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इन लैंग्वेज लर्निंग हैबिट ऑफ स्पीच, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी फॉर्म्ड। मतलब इसमें यह है कि इन्होंने बताया कि हैबिट के थ्रू, हैबिट फॉर्मेशन क्या है कि जब बच्चा जो है अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश का यूज़ करेगा, राइटिंग करेगा, रीडिंग करेगा, करना न्यूज़पेपर रीडिंग हो गई, लेटर राइटिंग हो गया या ऐसी राइटिंग हो गया, और जब स्पीकिंग करेगा तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी उसका फॉर्म होता जाएगा धीरे धीरे। और ये एनवायरनमेंट पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो उसकी जो लैंग्वेज है वो कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन से डेवलप्ड होती जाएगी। अदर वर्ड्स में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि द मदर टंग्स हैबिट्स आर फॉर्म्ड
unconsciously, while in foreign language it is formed consciously. ओके, मतलब यहाँ पर जो भी मदर टंग होती है वो अनकॉन्शियसली हम सीख जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो फॉरेन लैंग्वेज होती है उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्शियस होना पड़ता है, और कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट का काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि अगर जो है आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे जो है सारे के सारे जो है कह सकते हैं कि जो बोलने वाले स्पीकर्स हैं वो सारे के सारे अगर इंग्लिश मीडियम हैं या कहते हैं इंग्लिश बोलते हैं या फ्रेंच बोलते हैं, तो आप उस एनवायरनमेंट में रह के आप भी सीख सकते हैं, क्योंकि वो आपकी हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी और वहाँ पर जो है आप इजीली चीज़ों को सीख लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ये स्पीकिंग से रिलेटेड है, पामर होम्बी ने इसको दिया था। देखिए क्या होता है यहाँ पर, इसमें उन्होंने बताया कि स्पीच मोटिवेशन द लर्नर टू लर्न, इंट्रोडक्शन टू लेसन बिगिन ओरली एज लर्निंग टू स्पीक अ लैंग्वेज इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट वे वाई टू लर्निंग रीड एंड राइट। देखिए ओरल अप्रोच में क्या होता है कि सबसे पहले तो जो है आप जब भी क्लास में जाते हैं एज अ टीचर्स, फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस द लेसन ओरली। यहाँ पर लेसन के स्पेलिंग गलत हो गया, इसको आप करेक्ट कर लेना। ओके, देखिए ओरली आपको जो है पहले तो इंट्रोडक्शन अच्छे से मतलब पता होना चाहिए, चैप्टर क्या है उसके बारे में जब आप ओरली बोलोगे, ठीक है ना, तो बच्चों का भी ओरली अप्रोच बनेगा। या आप उनसे जब समरी पूछ रहे हो तो मतलब जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ा देते हो तो उस पे बेस्ड आप जो है उनको स्किट कराइए या उनसे जो है उसका समरी पूछिए, तो वहाँ पर ओरल अप्रोच से भी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, या लैंग्वेज कह सकते हैं कि लैंग्वेज की लर्निंग होती है। क्योंकि जब एक लर्नर बोल रहा होता है, क्लास में एक स्टूडेंट बोल रहा होता है, तो अदर जो है उसको सुन रहे होते हैं कि जिस तरीके से ये ओरली जो है बता रहा है, तो वो भी ट्राई करते हैं और इस तरीके से ओरल अप्रोच से जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कोरिलेशन विद लाइफ। ये क्यूबर आइलैंड ने दिया था, क्यूबर आइलैंड ने इसको प्रिंसिपल को दिया था। समझते हैं इसमें क्या होता है। कोरिलेटिंग विद लाइफ, जैसे अगर सारी चीज़ें जो है आप किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको नहीं आती, लेकिन आप हैबिचुअली आप डिक्शनरी रखते हो अपने पास और कोई भी काम करना है उसी लैंग्वेज में डिक्शनरी से वो वर्ड्स को देख के आप करते हो, तो क्या होगा कि जब आप उनको अपनी लाइफ से कनेक्ट कर लोगे तो वो वर्ड से या जो लैंग्वेज है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी। क्योंकि डेली लाइफ जो है, या कह सकते हैं जब चीज़ों को हम लाइफ से रिलेट कर देते हैं तो वो चीज़ें जो है हमें ज़्यादा सीरियस लगने लगती हैं। ये कह सकते हैं कि अनकॉन्शियसली भी हम वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सीख जाते हैं, हमें पता नहीं होता। कह सकते हैं कि काम काम में हम उन चीज़ों को सीख जाते हैं, या कोई भी एक लैंग्वेज जो है डेली लाइफ में ऐड करने से पता नहीं लगता और जल्दी वो हम उसको सीख जाते हैं। यहाँ पर द सब्जेक्ट मैटर थॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज शुड कोरिलेट विद लाइफ, द कोर्स मटेरियल एंड ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी कोरिलेटेड विद चाइल्ड्स लाइफ। यहाँ पे देखिए ऑडियो विजुअल एड्स की बात की गई है, तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारे आप जो है टीचिंग एड्स हमारे साथ हैं होते हैं, ठीक है ना। जैसे कह सकते हैं इंटरेक्टिव बोर्ड होता है स्कूल में और स्पीकर्स भी होते हैं, जिससे कि बच्चों में इंटरेस्ट आ सके, जो भी स्टोरी वगैरह उनको हम दिखा रहे हैं, कह सकते हैं डिस्प्ले बोर्ड पर या जो हमारा इंटरेक्टिव बोर्ड है उसको अगर हम डेली लाइफ की स्टोरीज से कनेक्ट कर देंगे, जैसे चूहे वो खरगोश या कछुए की कहानी है उसको हम इंग्लिश में जो है दिखाएंगे, कह सकते हैं साउंड इफेक्ट के साथ, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा और उसमें जो डायलॉग्स हैं उनको बड़े ध्यान से सुनेगा और उसकी जो है लैंग्वेज वो भी क्या है धीरे धीरे क्या है, बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को अडेप्ट करते हैं। अगर एक बार आप उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने में सक्सेस रहते हैं तो वो जो है बच्चों का मेमोरी भी बहुत अच्छा होता है, शार्प, वो इजीली डायलॉग्स को भी क्या है रोट कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, वो उसको बोलना भी मतलब बार बार प्रैक्टिस करते हैं और बोलना भी सीख जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब लैंग्वेज को हम लाइफ से रिलेट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए ईजी हो जा रही है और हम उनका जो है लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है बच्चों में वो ईजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इसकी जितनी बात करी जाए उतना कम है। देखिए विदाउट इंडिविजुअल डिफरेंस एक टीचर के लिए क्लास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैंने अपने जो भी मेरे प्रीवियस सेशन रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को लेके सीडीपी में, मैंने उसमें डिटेल में आपको बताया है कि इंडिविजुअल डिफरेंस की अगर अंडरस्टैंडिंग एक टीचर को नहीं है सो कह सकते हैं कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी।
जैसे जो बच्चे हैं इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या बताया गया कि इफ़ अ क्लास कंप्राइजेस 28 स्टूडेंट, it can be from different state and they can hold different languages, they can hold different religion, different caste or different food style, different dressing sense, so it may create problem for you. वैसे क्लास में ड्रेस तो सबका एक ही होगा, लेकिन ड्रेसिंग सेंस से मतलब ये है कि किस स्टेट से वो है, क्या लैंग्वेज है उसका, क्या फूड है, इस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। सपोज करते हैं कि आप जो है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और केवीज में जो भी बच्चे होते हैं, मोस्ट ऑफ बच्चे वो जो है कह सकते हैं आर्मी पर्सन से हैं, डिफरेंट स्टेट से हैं या सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं, तो उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है। अब आपको अगर लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ आपको इंग्लिश या हिंदी आती है, आप जो है वो एक कह सकते हैं कि तमिल या कह सकते तेलुगु जानता है, अब आप उसे इंग्लिश बता रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो आप उस चीज़ को शायद उतने अच्छे से उसके साथ कोरिलेट ना कर पाओ या उसकी अंडरस्टैंडिंग बना पाओ, क्योंकि उनका एसेंट भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें हैं अपने आप को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको एसेंट को पकड़ना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, या जो भी आप उसको बता रहे हो या तो आपका खुद का प्रोनाउंसिएशन इतना परफेक्ट होना चाहिए कि वो आपकी बात को समझ सके, वरना बहुत सारे जो है इशू क्रिएट हो जाते हैं, आप बोल कुछ रहे होते हैं और बच्चा कुछ और समझ रहा होता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस की अंडरस्टैंडिंग हर टीचर को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपकी लेसन स्टार्ट करने से लेके मतलब एवोल्यूशन, मतलब जो भी असेसमेंट या एवोल्यूशंस हैं वहाँ तक काफ़ी अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर आप एक हिंदी के टीचर हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, और कोई जो है कि अदर लैंग्वेज का या कह सकते हैं कि अदर स्टेट का बच्चा जो हिंदी बिल्कुल नहीं जानता, तब आपके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को अगर आप लेकर चलेंगे, ये समझेंगे कि हमारी क्लास में 28 में से करीब 6 बच्चे जो है अदर स्टेट से हैं और उनकी इस लैंग्वेज को लेके कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इधर उनके कह सकते हैं कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी इस लैंग्वेज को नहीं जानते, तो आप समझ सकते हैं कि उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरीके का रहने वाला है। तब आपको उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, आपको जो है उसके साथ कह सकते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड होना पड़ेगा, उस पर जो है इंडिविजुअली ध्यान देना पड़ेगा आपको, उसके साथ चाहे किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करना है आपको उसको एक्स्ट्रा वर्क अलग से देना होगा, उसको जो है आपको इंडिविजुअली अटेंशन रखना पड़ेगा, तब जो है आप उसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट करा सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंस की, तो ये बिने और साइमन ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग क्या था, एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब जो भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट हैं उनका एक क्लास तो एक हो सकता है, लेकिन उनका आईक्यू लेवल अलग अलग हो सकता है, उनका एनवायरनमेंट अलग अलग हो सकता है, उनका हेरिडेटरी जो आईक्यू है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। किसी की हाइट ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, कुछ जो है इंग्लिश में परफेक्ट हो सकते हैं, कुछ हिंदी में परफेक्ट हो सकते हैं, कुछ मैथ में परफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सारे के सारे बच्चे जो है चाइल्ड, जितने भी चाइल्ड हैं वो यूनिक हैं और वो सब एक दूसरे से एक या बहुत सारी क्वालिटीज़ में डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे हम बात करें in learning process we have to keep in mind that the learner possess different abilities, personality and belong to different background। मैंने ये आपको पहले ही बता दिया कि जब भी आप लर्निंग कराते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो लर्नर्स हैं वो डिफरेंट, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, उनके बैकग्राउंड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो आपको उसी तरीके से उनकी लर्निंग करानी है कि हम सारे बच्चों को लेके जो है कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ उनको हम सबको जोड़ सकें। कह सकते हैं कि क्लास का जो डेवलपमेंट हो वो हॉलिस्टिक हो, सबका होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ 4 बच्चे जो है अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बाकी 4 जो है वो कह सकते हैं कि बिलो से नीचे, एवरेज से नीचे हैं और वो सक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं या लैंग्वेज का डेवलपमेंट उनमें कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, देखते हैं यहाँ पर, समझते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड classroom is characterized by first one is very passive teachers and active learners, variety of learning activities for classroom, children sitting in the center of the classroom, children teaching other children under supervision of the teacher। तो समझ लेते हैं पहले चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम के लिए। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊँगा कि देखिए जब हम बात करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, तो आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर
जो लर्नर है वो एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ आपको एक वर्ड पर ध्यान देना है कि लर्नर जो है वो एक्टिव होने चाहिए, यानी उनका जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो एक्टिव होना चाहिए, और टीचर पैसिव होना चाहिए। यानी टीचर जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है या एक लेसन दे रहा है, लेकिन उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट्स किसका है, लर्नर्स का है। तो इस टाइप की जो आपकी टीचिंग होगी दैट इज अ चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, वेरी पैसिव टीचर्स एंड एक्टिव लर्नर्स, सीटेट जनवरी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है लैंग्वेज इज अ टूल विकास। देखिए, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज जो है एक टूल है कम्युनिकेट करने का। ठीक है, तो आंसर तो आप जल्दी से बता ही देंगे क्या हो सकता है। इट इज यूज फॉर प्रोसेसिंग आइडियाज, आइडियाज को प्रोसेस करने में, आइडियाज को प्रोसेस करने में नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। इट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन, इट इज यूज फॉर थिंकिंग, इट इज यूज फॉर कन्वेइंग आइडियाज। कन्वेइंग आइडियाज, प्रोसेसिंग आइडियाज के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है, सोचने के लिए कोई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप का एनवायरमेंट हिंदी है देन यू विल ऑब्वियसली थिंक इन हिंदी, हिंदी में सोचोगे। ओके, तो कह सकते कम्युनिकेशन टूल है लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ टूल्स के बारे में, लैंग्वेज टूल किस तरीके से है। देखिए क्या होता है, इट इज़ यूज टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लेटिंग अदर पीपल नो द थॉट्स, आइडिया एंड इमोशंस। लैंग्वेज सर्व्स multiplicity of the purposes and in accordance with the different purposes to serve languages in different ways. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। प्रोसेस राइटिंग अप्रोच कुड बी डिस्क्राइब्ड, बॉटम अप अप्रोच, हॉरिजेंटल अप्रोच, टॉप बॉटम अप्रोच, वर्टिकल अप्रोच। देखिए समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीटेट 2012 में पूछा हुआ है, एमपीटेट में बिल्कुल आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन को टफ नहीं कह सकते, डायरेक्टली थ्योरी से पूछा गया है, इसमें कुछ भी ट्विस्टेड नहीं पूछते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इंग्लिश पेडागोजी अगर आप सिर्फ एक बार पढ़ भी लेते ना तो आपका काम चल जाएगा, और 15 में से होपफुली आप जो है 8 और 11, 8 to 11 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर समझते हैं बॉटम अप अप्रोच होता क्या है, इसके बारे में आपको बता दूं। तो बॉटम अप अप्रोच को ऐसे समझ लीजिए कि नीचे से ऊपर, बॉटम मतलब नीचे और अप मतलब ऊपर। नीचे से ऊपर मतलब ये से समझिए कि बच्चा जो है पहले लेटर्स को सीखता है, लेटर्स को सीखने के बाद क्या है कि उनको लेटर्स को सीक्वेंस वाइज लगाता है, फिर उससे एक साउंड, उनको असेंबल करने के बाद साउंड क्रिएट करता है, और साउंड जो है फिर वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वर्ड्स जो है फ्रेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर एक लैंग्वेज जो है क्रिएट हो जाती है। तो इस अप्रोच को कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच समझ में आ गया होगा, नीचे से ऊपर, यानी पहले लेटर्स सीखे हैं, फिर वर्ड्स बनाना सीखा, फिर जो है सेंटेंस बनाना सीख गया या फ्रेज बनाना सीख गया, और जब इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो लैंग्वेज डेवलप्ड हो गई। तो यहाँ पर कौन सा अप्रोच काम करेगा, बिना किसी ऑप्शन के देखे आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच का यूज़ किया जा रहा है, यानी जो प्रोसेस राइटिंग है अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच को डिस्क्राइब करता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे इस सेशन का, टीवीएलटी पीछे डिस्कस किया था जब मैंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बताया था, तो नीचे एक पॉइंट था टीवीएलटी। देखिए टीवीएलटी बेसिकली ये क्या है समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है टूल बेस्ड बाक्स्ट, ये लिखा है, ऑप्शन ही गलत है क्योंकि लैंग्वेज टीचिंग, तो ये तो गलत है। फिर है आपका टास्क बुक लैंग्वेज टीचिंग, तो ये गलत है। फिर है आपका टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। टीबीएलटी का मतलब है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। तो इस तरीके से एक सेशन था, होपफुली आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल विजिट कर रहे हैं, यू डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद इन योर फ्रेंड्स। होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। और जिन्होंने भी इंडिविजुअल डिफरेंस के जो 6 पार्ट मैंने अपलोड किए थे वो जाके उन्हें ज़रूर देख लें, इम्पॉर्टेंट है आपके सीडीपी में। और मैं ये कहूँगा आपको कि पेडागोजी जितने भी सब्जेक्ट्स की है ज़्यादा डिफरेंट नहीं है,
और कुछ एस्पेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि करीब 60% पेडागोजी जो है हर सब्जेक्ट की एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि पेडागोजी जो है सबके लिए एक ही बनाई गई है, जिसको हम साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। थैंक यू।